और उधर एनडीए प्रेस कॉन्फ्रेंस आज लखनऊ में हो सकती है। जराये के मुताबिक टिकटों की तकसीम के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जा सकती है। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी और बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों ने नामों पर तबादले ख्याल किया। बीजेपी ने 72 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। असेंबली चुनाव के लिए एसपी-आरएलडी ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। फहरिस्त 29 उम्मीदवारों के नामों पर मुश्तमिल है, जिसमें आरएलडी के 19 जबकि समाजवादी पार्टी के 10 उम्मीदवार हैं। जयंत चौधरी ने ट्विटर पर यह फहरिस्त शेयर की है। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, आज नोटिफिकेशन जारी होगी और उसी के साथ कागजात नामजद की दाखिल करने का अमल भी शुरू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन की क्या कुछ तैयारियां 11 अजला में? हाँ देखिए, अब जाहिर है कि उत्तर प्रदेश का जो इंतखाब है उसने आखिरी मराहिल में कदम रख दिया है, यूँ कह सकते हैं हम, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद किसी भी तरह की कोई गुंजाइश फिर बचती नहीं है। तमाम सियासी जमातें पहले ही तैयार हो चुकी हैं। जो कुछ भी पहले मराहिल के टिकट के मसले थे वो तमाम जमातों ने कमोबेश हल कर लिए हैं। तो आज ये पूरा मसला तय होने के बाद मुख्तलिफ सरगर्मियां जो हैं वो सियासी जमातों की तब्दील हो जाएंगी। जाहिर है कि देखिए, लोगों ने जिस अंदाज से अपने नुमाइंदों का इंतखाब किया है, जिस अंदाज से उत्तर प्रदेश का सियासी मंजरनामा बदला है, मुनज़्ज़ा आपने बताया है पहले भी। तो देखिए, पहले अब सिचुएशन बिल्कुल रोज बर रोज तब्दील होती जा रही है। शब रोज इलेक्शन का मंजरनामा बदल रहा है, करवटें बदल रहा है इलेक्शन। और जिस अंदाज से आज बताया आपने कि समाजवादी पार्टी में बाकायदा वो तमाम लोग शमूलियत इख्तियार करेंगे जो बीजेपी छोड़कर समाजवादी का रुख कर रहे हैं। तो देखिए, समाजवादी पार्टी में भी अहम तैयारियां कर ली गई हैं। रियासती दफ्तर में बाकायदा एक बड़ा सा स्टेज बना लिया गया है और तकरीबन 11:30-12 के दरमियान ये अमल शुरू हो जाएगा, जैसा कि इम्कानात अभी जाहिर किए जा रहे हैं। और कहा यही जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की क़यादत में ये तमाम जो है मेंबरान असेंबली ये समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव इनको बाकायदा तौर पर समाजवादी पार्टी में शामिल करेंगे। तकरीबन देखिए 15 लोग हैं कुल मजमूई तौर पर जिनके बारे में ये इम्कानात हैं कि ये लोग आएंगे। अब इसमें 1-2 नाम इधर उधर हो सकते हैं। दारा सिंह आज मुश्किल है कि वो आ पाए, क्योंकि उनका कोई जाती मसले सामने आ गए हैं। लेकिन बड़ा अहम मसला है, उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा मोड़ है। बीजेपी की परेशानियां कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने बढ़ा दी हैं। और इसी के साथ ये भी बता दें आपको मुनज़्ज़ा, तमाम नाज़रीन तक ये खबर बड़ी अहम है कि देखिए, जहाँ ये बागी लोग आ रहे हैं जिनको बागी कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी में जो शामिल होना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरनल कोशिशें हो रही हैं भी अंदरूनी तौर पर कि बीजेपी भी बीएसपी के कुछ लीडरों के बाकायदा तौर पर एक बनाए हुए हैं राब्ते, और समाजवादी पार्टी के एक दो लीडरों से भी बीजेपी राब्ता बनाए हुए। तो कभी भी कुछ ऊंच नीच हो सकती है, कभी भी ये आने जाने का सिलसिला जो है ये तूल पकड़ सकता है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के सियासत में ये चीजें बड़ी अहम होती हैं। और लेकिन इतना जरूर है कि फिलवक्त तो बीजेपी के सामने एक बड़ा मसला खड़ा कर दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी टीम ने कि वाकई क्या सियासत इस हद तक बदल सकती है कि वुज़रा के साथ साथ तमाम मेंबरान असेंबली सोचने लगे कि अब हमारी राहें किसी दूसरी जमात में हैं। वो लोग जो बाकायदा तौर पर कसीदा खानी करते रहे हों, तो वो अब एकदम ये कहने लगे कि गरीबों को हक नहीं मिल रहा है। बिल्कुल तारिक, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि ठीक इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही क्यों याद आ जाता है जो हमारे लीडरान हैं उनको कि ज्यादती हुई है लोगों के साथ, चाहे दलित तबके के साथ या माइनॉरिटी के साथ या किसानों के साथ। ये इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही कैसे याद आ गया? ये बहुत अहम सवाल आपने किया मुनज़्ज़ा, और इस अहम सवाल का पस मंज़र यह है कि देखिए, जब तशहीरी प्रोग्राम के लिए बीजेपी के नुमाइंदे निकल रहे हैं, अवाम के दरमियान जा रहे हैं, तो उन्हें जिस अंदाज की मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है वो किसी से पोशीदा नहीं है। कुछ मज़ाफ़ात के इलाकों में तो बाकायदा तौर पर लोगों ने हिकारत से उनको भगाया है बीजेपी के नुमाइंदों को कि आप जाइए, आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो देखिए, ये तो वो इक़दाम हैं जो पब्लिक की तरफ से किए जा रहे हैं। और जब पब्लिक का आवाम का रद्द-ए-अमल सामने आता है तो कहीं ना कहीं लीडर को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान जो कुछ बीजेपी ने किया वो किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन अवामी तासुर बहुत अच्छा नहीं है। खुसूस जो क़ज़वात और मज़ाफ़ात का मंजरनामा है वो बीजेपी के हक़ में बज़ाहिर नजर नहीं आता है। अब देखना यही है कि इसके तदारुक के लिए बीजेपी क्या हिकमत अमली वज़ा करती है, क्या तदाबीर इख्तियार की जाती है मुनज़्ज़ा। बिल्कुल, और वहीं आज जो है तारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है लखनऊ में एनडीए की। जी,
ये भी एक बहुत जाहिर है कि पहले मरहले के लिए ऐलानात हैं और इसमें यही बहुत अहम सूरत इख्तियार करेगी कि किस अंदाज से किन लोगों को टिकट दिया जाता है और इलेक्शन किस मरहले में किस अंदाज से लड़ा जाएगा, किन किन इलाकों पर फोकस अभी करना है, किन पर बाद में करना है। जाहिर है ये उन्हीं सीटों के हिसाब से पार्टी तय करेगी जिनमें उनको उम्मीदवार पहले मरहले में इलेक्शन मिलेंगे। तो देखिए, पहले मरहले के ताल्लुक से तमाम सियासी जमातों ने अपनी तमाम तर जो हिकमत अमली थी वो वजह करके अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं और अब यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द अज जल्द बस जैसे ही उम्मीदवारों के नाम सब पार्टियों की जानिब से सामने आने के बाद ये कागज नामजदगी दाखिल हो जाएंगे तो फिर बाकायदा तौर पर कोई गुंजाइश ऐसी नहीं बचेगी कि उसमें कोई बड़ा फेरबदल नजर आता है। तारिक, अब जबकि कागजात नामजदगी का अमल जो है वो शुरू होने जा रहा है, ऐसे में दस्तावेजात में भी कहा जा रहा है कि कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। जाहिर है कि देखिए, जो ऐलानात किए जाते हैं वो अक्सर तो यही देखा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन की हिदायत होती हैं उसी के पेश नज़र लोग कागजात दाखिल करते हैं। जाहिर है उन्हीं ज़ाब्तों को पूरा किया जाता है, हलफनामे लगाए जाते हैं, लेकिन बाद में कभी कभी ये भी देखा गया है कि साहब गलत हलफनामा लगा दिया गया है। लेकिन जिस मरतबा जो इलेक्शन कमीशन का रुख है वो खासा सख्त नज़र आ रहा है और अभी तक जो मुजाहरा इलेक्शन कमीशन के अफसरान ने किया है वो बहुत संजीदगी के साथ किया है और बहुत तमाम ज़ाब्तों को मलहूज़ नज़र रखते किया है, चाहे वो कोविड के मामला हो, चाहे रियासत के दूसरे मामला हो। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन का जो ये रुख है ये अवामी बहबूद के लिए होगा, जमहूरी कदरों को उस्तवार करने के लिए होगा और आवाम की बहाली खुशहाली के लिए होगा। बिल्कुल, और वहीं अब जो है उम्मीदवार अपना कागजात जो दाखिल करने आएंगे उसमें वो जुलूस साथ नहीं ले आ सकते। इलेक्शन कमीशन के साफ गाइडलाइंस की कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। तारिक, हाँ देखिए, बाज़ाब्ता पर कहते गए हैं कि इंसानी जानों से बढ़कर कुछ नहीं है। आवाम का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो वफ़ाक़ी तौर पर उसको पेश नज़र रखा जाएगा और इसीलिए ये हिदायत जारी की गई है कि किसी भी मुकाम पर कहीं भी भीड़ नहीं लगाई जाएगी और बहुत सादगी से और तमाम तर हिदायत पर अमल करते हुए ये जो पूरा एक प्रोसेस होगा इसको फॉलो किया जाएगा। तो उम्मीद यही की जा रही है कि लोग इसका ख्याल रखेंगे ताकि सूरत हाल जो है कोरोना की वो काबू में रहे और मजीद लोग इसी गिरफ्त में ना आए। मुनव्वर बिल्कुल। और तारिक, वहीं अगर हम बात करें कि एसपी और आरएलडी ने भी पहली फहरिस्त के उम्मीदवारों का जो नाम है वो जारी किया, फहरिस्त जारी की है, किस तरह से हम पैटर्न देख रहे हैं जो एसपी ने खास तौर से अपने उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं? हाँ देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रीय लोकदल का ताल्लुक है तो इसमें बहुत साफ सिचुएशन ये है कि देखिए कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर आरएलडी का बहुत ज़्यादा असर रहता है, बिलखुसूस जो मगरबी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में किसान आबाद हैं और तो उसमें कहीं ना कहीं गुंजाइशें निकालनी पड़ती हैं आरएलडी के लिए। और ये मसला आज का नहीं है बल्कि काफ़ी साल पुराना है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी में बाहिनी ताउन इसी बुनियाद पर रहा है कि मगरबी उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह के ज़माने से लेकर अब तक खासा असर रहा है आरएलडी का। तो उसी पेश नज़र देखिए ये जो है टिकटों का ऐलान किया जा रहा है, उसी के मलहूज़े नज़र रखते हुए ये चीज़ें सामने रखी जा रही हैं कि किन आरएलडी को किन किन इलाकों से बाकायदा तौर पर सीटें दी जाएं और किन किन इलाकों पर उसका ज़्यादा असर है। चाहे बिल्कुल देखिए कि पूरी एक पट्टी है, चाहे वो मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, मुरादाबाद हो, ये पूरे इलाके, ये बागपत हो, ये पूरे इलाके जो हैं ये कहीं ना कहीं किसानों के इलाके कहलाते हैं। ये वो इलाके कहलाते हैं जहाँ पर आरएलडी एक ज़माने से असर अंदाज रही एक बड़े तबके पर। और इस मरतबा का जो पूरा एक सिचुएशन है वो ये भी है, हमने देखा कि जिस अंदाज से मीटिंगें हुई है समाजवादी पार्टी की और आरएलडी की तो कहीं ना कहीं बड़े खुशगवार मूड में अभी तक कोई ऐसा तनाज़ा सामने नहीं आया जिसकी बुनियाद पर टिकटों की तकसीम को लेकर या नुमाइंदों को लेकर कोई ऐसा कड़वाहट या तलखी महसूस हो। तो उम्मीद यही की जा रही है कि एक बाहिनी ताउन से खुशगवार माहौल में तमाम उम्मीदवारों को उनके टिकट के साथ उनके मकामात पर भेज दिया जाएगा और ये पर्चा नामजदगी जो दाखिल होने के बाद फिर बाकायदा इलेक्शन लड़ सकेंगे लोग। मुनव्वर तारिक, वहीं बार बार एआईएमआईएम के हवाले से भी बात आती है इस वजह से भी कि कई लोगों में ये भी डर है कि एआईएमआईएम की मौजूदगी में कहीं ना कहीं जो दीगर पार्टियां सोच रही थी कि अक़लियतों को एकजुट किया जाएगा वो बढ़ जाएगा और उसका फ़ायदा बीजेपी को होगा। देखिए, इसके दो रुख हैं मुनव्वर, ये बहुत अहम सवाल है आपका। बिलखुसूस जहाँ तक अक़लियती वोट बैंक का ताल्लुक है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जब कोई सियासी जमात
अपने बुनियादी एजेंडों के साथ आती है तो वोट बैंक की तकसीम को यकीनी भी बनाती है। लेकिन देखिए, दो सूरतें हैं, जब बाकायदा इसमें दो सूरतें निकल कर सामने आ रही हैं। एक तो ये कि अगर अक़लियती वोट बैंक कितना ओवैसी के साथ है, कितना दूसरी जमातों के साथ है, तो इसमें मुझे लगता है कि एक दो शहरों को छोड़कर बहुत ज्यादा असरअंदाज कहीं ओवैसी हो नहीं पाएंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए, जिस अंदाज से सज्जाद नोमानी ने खत लिखा है उसका डायरेक्ट कोई असर नजर ना आ रहा हो, लेकिन एक खास तबके ने ये सोचना जरूर शुरू कर दिया है कि ओवैसी वाकई टिकट तो नहीं काट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि जो लहर थी ओवैसी की इब्तदाई दिनों में वो अब तक कमजोर पड़ी है। तो देखिए, असरअंदाज तो होंगे ओवैसी, उनकी पार्टी असरअंदाज होगी, लेकिन बहुत ज्यादा असरअंदाज इसलिए नहीं हो पाएंगे कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं, उसमें हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो लहरें थी वो कमजोर पड़ती जा रही हैं। बिल्कुल तारिक कमर, और वहीं जो है कांग्रेस ने भी अपने पहली फहरिस्त के उम्मीदवारों का 125 नामों का ऐलान कर दिया है और वहीं खवातीन भी 50 उम्मीदवार उसमें शामिल है। काफी